दर्द में सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। मतलब 2020 में इंडिया की गवर्नमेंट ने, जो हमारी गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है। और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, लगभग 34 साल के बाद जो है इंडिया में एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। तो ये जो है एजुकेशन पॉलिसी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो इसको बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया था। जैसे आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। इन्होंने लिखा है द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हाईलाइट्स के बारे में उन्होंने बताया कि ऑल इंस्टीट्यूट टू बी ऑडिटेड एज द नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज। उसके बाद द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 4 ईयर यूजी कोर्स इन एमफिल आउट। मतलब यहाँ से एमफिल को जो कोर्स है उसको हटा दिया गया है और जो यूजी का कोर्स है, जो अंडर ग्रेजुएशन का जो कोर्स है, उसको 4 साल का कर दिया गया है। वहीं पे आप देख सकते हैं, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट है कि थैंक्स टू एनईपी 2020 द इंडियन हायर एजुकेशन सेक्टर विल हैव ए होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। यूजी एजुकेशन विल ऑफर फ्लेक्सिबल सर्कुलर क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो यूजी का एजुकेशन होगा, फोकस जो है मेनली यूजी के जो अंडर ग्रेजुएशन का जो एजुकेशन है उसके ऊपर जो है इस एजुकेशन पॉलिसी में मेनली फोकस रखा गया है। तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो यूजी का जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है नई चीज़ें की गई है। तो देखते हैं, पहले हम सबसे पहले देखते हैं जो एनईपी है। एनईपी का मतलब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसकी जो पूरी स्टोरी है अभी तक की, ये क्या है। तो 2019 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए एक कमेटी बनाई थी। और उस कमेटी को जो चेयर किया गया था किसके द्वारा, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के द्वारा जो है ये कमेटी जो है चेयर की गई थी। मतलब ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो है ये इस कमेटी के अध्यक्ष थे। और इस कमेटी ने 2019 में जो है एक नेशनल एजुकेशन द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सरकार को सामने पेश किया था। और ये जो ड्राफ्ट था, इस ड्राफ्ट को जो है 2019 के जो है जून महीने में क्या किया गया था, मेड पब्लिक इन जून लास्ट ईयर। पब्लिक के सामने इस ड्राफ्ट को रखा गया था और उनसे सजेशंस मांगे गए थे कि अगर आपको इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ अपने सजेशंस देने हैं तो आप सजेशंस दे सकते हो। और उसकी जो डेट रखी गई थी वो 31 जुलाई 2019 तक रखी गई थी। मतलब एक या दो महीने का डेट जो है उस समय दिया गया था। और इसमें जो है बहुत सारे स्टेक होल्डर से, लाइक जैसे पब्लिक से और बहुत जो इंस्टीट्यूट है उन इंस्टीट्यूट से जो एक्सपर्ट्स हैं उन सबसे जो है सजेशन मांगे गए थे जब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, अपनी ड्राफ्ट जो है दी थी। उसके बाद ये जो ड्राफ्ट बनाया गया था, ड्राफ्ट जो है इसको बिल्ड किया गया था किस पे, इस ड्राफ्ट का जो फंडामेंटल पिलर्स है वो क्या है, एक्सेस है, इक्विटी है, क्वालिटी है, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इसका मतलब जानते हैं। एक्सेस का यहाँ पे मीनिंग है कि यहाँ पे इन्होंने रखा है कि 100% जो बच्चे हैं उनको जो है प्राइमरी एजुकेशन का एक्सेस मिलना चाहिए। सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट, जो क्वालिटी एजुकेशन है वो प्रोवाइड किया जाना है, जिसकी बात हमारे देश में बार बार चलती है कि हमारे यहाँ जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता। एजुकेशन का जो लेवल हो वो मतलब अफोर्डेबल हो, सबके सब जो बच्चे जो है इसको अफोर्ड कर ले। और अकाउंटेबिलिटी हो, यहाँ पे मतलब लोगों को जो है अकाउंटेबल बनाया जाए इसके लिए। और जो कमेटी के जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये जो है फॉर्मर इसरो चीफ रह चुके हैं। मतलब ये इसरो के चीफ रह चुके हैं और इन्हें को जो है कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो है 1986 में आई जो पॉलिसी थी उसको ये रिप्लेस करेगी। जो 1986 में जो पॉलिसी आई थी उसको 1992 में, मतलब 1992 में रिवाइज किया गया था। तो उस पॉलिसी को ये रिप्लेस करेगी। और कहा, और ये जो है 34 ईयर्स बाद जो है नया पॉलिसी जो है ये लाई गई है। तो हम इस न्यू पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, क्या जो है इसमें लाया गया है, क्या नया है। अब गवर्नमेंट ने जो है ये क्या किया है कि 29 जुलाई 2020 को गवर्नमेंट ने जो है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है अप्रूव कर दिया है। जो कैबिनेट है, जो हमारी कैबिनेट है, जो संसद है, उसने भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है। और इसे जो है 29 जुलाई 2020 को जो है वेडनेसडे था कल जो है, तो उस दिन जो है इसको पब्लिक किया गया। और इसमें जो है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था कि जो एचआरडी मिनिस्ट्री थी, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, उस मिनिस्ट्री का जो नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, उसका नाम जो है सीधे एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया, मतलब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था उसका नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय डायरेक्टली कर दिया गया। तो ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो
इसमें क्या है कि अभी तक जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता था, जो यूजी कोर्सेज होती थी, वो 3 इयर्स का होता था। लेकिन इसमें जो है अब 3 इयर्स को इंक्रीज करके क्या कर दिया गया है, 4 इयर्स का कर दिया गया है। तो 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री विथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। लाइक यहाँ पे क्या है कि आप 1 साल जब पूरा होता है उसके बाद आप कोर्स को एग्जिट कर सकते हैं, और फिर जब आपके पास टाइम हो तब इसको फिर से एंट्री कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल फिर से समझिए कि यहाँ पे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन क्या है। जैसे अगर आपने यूजी कोर्स में दाखिला लिया और किसी किन्हीं कारणों से आपको 1 साल बाद इस कोर्स को छोड़ने की जरूरत, मतलब आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आपको इस कोर्स को छोड़ना पड़ सकता है। तो आपने क्या किया कि 1 साल बाद इस कोर्स को छोड़ दिया, और फिर जब आपके पास वो कंडीशंस है कि आप जब फिर से अपने इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक लिमिटेड टाइम फ्रेम बनाया जाएगा। उस टाइम फ्रेम को अभी क्लियर नहीं किया गया है। तो उस लिमिटेड टाइम फ्रेम के बाद जो है आप इस कोर्स को जैसे 1 साल को फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो पहले जो 1 साल की जो पढ़ाई की थी वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपका जो एडमिशन होगा डायरेक्टली सेकेंड ईयर में होगा। तो इसी जो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन दिया गया है, और ये 4 इयर्स का जो है यूजी को इंट्रोड्यूस किया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और रखा गया है कि जैसे ही अगर 1 ईयर कंप्लीट होता है तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है। 2 ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है। और 3 इयर्स का जो यूजी कोर्स है वो उनके लिए रखा गया है जिनको हायर स्टडीज नहीं करनी है। अगर आपको हायर स्टडीज करनी है तो आपको 4 साल का जो है यूजी कोर्स करना पड़ेगा, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। लाइक अगर आप अंडर ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो आपको ये जो यूजी कोर्स है वो 4 साल बाद करना पड़ेगा। अगर आप अंडर ग्रेजुएट पे ही अपनी पढ़ाई छोड़नी चाहते हैं तो आपको 3 साल में ही ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे रखा गया है फिर से। और जो यूजी का कोर्स होगा ये मेनली जो है रिसर्च बेस्ड होगा। मतलब यहाँ पे जो है आपको 4 साल के अंदर जो है रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करना है। और रिसर्च पे क्यों फोकस करना है, तो इससे क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं तो आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते समझते हैं और उसको परखते हैं। तो उससे जो है आपके जो नॉलेज है वो नॉलेज बहुत ही बढ़ता है, और आपके नॉलेज में जो कहे एक अलग ही लेवल का नॉलेज आपको मिलता है वहाँ पे रिसर्च करने में। उसके बाद जो इन्होंने क्या किया, जो एमफिल डिग्री था, एमफिल डिग्री को एबोलिश कर दिया है कि अब जो है जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी कॉलेज है, वहाँ पे एमफिल डिग्री की पढ़ाई नहीं होगी। मतलब आपको डायरेक्टली आप सिर्फ पीएचडी कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि लोग 1 साल की एमफिल करके कर लेते थे, और उनको जो है हमेशा हर जगह तो नहीं लेकिन कहीं कहीं तो उन्हें पीएचडी के बराबर दर्जा दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि आपको अब पीएचडी ही करना पड़ेगा, अब एमफिल का कोई ऑप्शन नहीं रहा। उसके बाद यहाँ पे जो है मेनली जो है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर जो है मेनली फोकस किया गया है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि जो चाइल्ड केयर और एजुकेशन है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है। 2 चीज़ों पे यहाँ फोकस किया गया है, एक तो चाइल्ड केयर एजुकेशन के ऊपर और दूसरा जो है यूजी के ऊपर। तो बच्चे को जब हम शुरुआत से ही अच्छी जानकारी देते हैं और अच्छी सारी चीज़ें देते हैं तो उसके जो है आगे जाके उसके वैज्ञानिक बनने या किसी अच्छे फील्ड में जाके वो कुछ करने की जो क्षमता होती है उसकी बढ़ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिडक्शन इन करिकुलम, ये एक एमएचआरडी मिनिस्ट्री का जो है ये एक पिक्चर है, उन्होंने रखा है कि उन्होंने जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, उस सिलेबस को भी रिड्यूस कर दिया है। वहाँ पे जो है कोर इसेंशियल, मतलब जो भी चीज़ इसेंशियल है, आप बहुत सारी चीज़ देखते होंगे आप मेनली अपने बहुत सारे व्हाट्सअप फॉरवर्ड पे चुटकुले पढ़े होंगे। बहुत सारे कोर्स जो चीज़ें ऐसी थी हमारे मैथ में या साइंस में या बहुत सारे सब्जेक्ट में जिसका यूज शायद हमने अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं किया हो। तो वहाँ पे क्या है कि जो कोर इसेंशियल चीज़ें है उसके ऊपर फोकस की जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जो है लोगों को, मतलब बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि जैसे वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। इंटरेक्टिव क्लास, जो अभी तक क्लास होती है आप देखते हो कि टीचर आया, उन्होंने एक चैप्टर खोला और चैप्टर खोल के आपको जो पढ़ा दिया और चले गए। अब उन चीज़ को हटा के जो है इंटरेक्टिव क्लासेज की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के ऊपर जो है मेनली यहाँ पे फोकस किया जाएगा। तो यहाँ से क्या किया जाएगा कि जो करिकुलम है उसको रिड्यूस करके एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे भी फोकस ये करेंगे। उसका ये देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है ये मैंने द हिंदू से ही लिया हुआ है। और यहाँ पे डिजिटल ड्राइव के बारे में बोला है कि यहाँ पे जो एजुकेशन में जो है टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के कारण क्या हो रहा है कि लोगों को जो है स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, तो लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो भी स्कूल्स है वो ऑनलाइन क्लासेज का हम सहारा ले रहे हैं। हम यूट्यूब का जो कंपटीशन का तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट है वो यूट्यूब के जरिए पढ़ रहे हैं, या बहुत सारे वेरियस मीन्स है उसके जरिए वो पढ़ रहे हैं। मेनली वो डिजिटली तरीके से वो पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेज है उनके लिए भी, या यूट्यूब है, बहुत सारे वीडियोज हैं। तो जो है गवर्नमेंट का जो फोकस है वो मेनली टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन पे है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जाएगा। उसके बाद टीचर के एजुकेशन पे भी यहाँ पे उन्होंने फोकस किया है कि 2020 तक क्या होगा कि द मिनिमम डिग्री क्वालिफाइड फॉर टीचिंग विल बी अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। अभी अगर आपको याद होगा तो 2019 में जो है गवर्नमेंट एक रूल लेकर आई थी। वहाँ पे क्या था कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं
अगर वहाँ पे अगर आपको टीचिंग करनी है, आपको पढ़ाना है, तो आपके पास बीएड का डिग्री होना ज़रूरी है। और अभी तक जो बीएड डिग्री हो रहा था वो 2 साल का 2 इयर्स का बीएड डिग्री है, लेकिन गवर्नमेंट का प्लान है इसको बढ़ाने का। और 2030 तक क्या होगा कि अगर आपको एक टीचर बनना है, वो आइदर सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो वहाँ पे जो है आपको 4 ईयर का जो है बीएड का डिग्री आपको मस्ट है, कि अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो आप टीचर नहीं बन सकते। उसके बाद इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की है। फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या है कि जो भी एससी है, एसटी है, ओबीसी है, अदर सोशली एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप है, उन्हें जो है इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके लिए इन्होंने जो है एक नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम की भी बात की है और इसकी भी स्थापना की जाएगी। उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे इन्होंने फोकस किया है। और जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ है उनको जो है क्या किया जाएगा, इंडिया में जगह दी जाएगी ताकि वो अपने ब्रांचेज जो है इंडिया में खोल सके। तो ये इसके लिए भी उन्होंने प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। अब यहाँ पे जो है एक बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर की बात की गई है, जिसमें 5+3+3+4 ये जो स्ट्रक्चर है क्या। तो अभी तक जो हमारा स्ट्रक्चर चल रहा था वो 10+2 चल रहा था, कि पहले हमने 1 से लेकर 10 तक की पढ़ाई कर ली, उसके बाद हमने +2 कर लिया, मतलब इंटरमीडिएट कर लिया। अब क्या किया है, 10+2 को स्क्रैप करके इसको हटा के जो है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर की बात की गई है और इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ 5 ईयर्स, जो पहला स्टेज है 5 ईयर्स का, वो 3 से 8 ईयर्स का बच्चों का होता है। और इसमें क्या हुआ कि ये जो है फंडामेंटल लर्निंग से लेके इनको डिस्कवरी लर्निंग एंड लर्निंग बाय प्ले जो है इन्हें सिखाया जाएगा। और यहाँ पे इन्हें 1 to 2 मतलब जब ये आंगनबाड़ी से लेके इन्हें 2 क्लास तक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। जब ये 3 ईयर्स के होंगे तो ये आंगनबाड़ी में जाएंगे 3 to 5 ईयर्स। और उसके बाद 3 to 6 ईयर्स, सॉरी 6 ईयर तक ये आंगनबाड़ी में जाएंगे। 7 और 8 7 ईयर्स में ये 1 में जाएंगे और 8वें साल में ये क्या होगा कि यहाँ पे 2 क्लास में जाएंगे। उसका जो नेक्स्ट स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज मतलब जिसको प्री भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 to 5 में रहेगा। 3 to 5 में 8 to 11 ईयर्स, जो 9, 10 और 11 ईयर्स के होंगे तो ये 3 to 3, 4, 5 क्लास में ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रिपरेटरी स्टेज दिया गया है। और ये जो मेनली जो स्टेज इसलिए डिवाइड किया गया है ताकि जो बच्चे हैं उनका जो फोकस वो मेनली लर्निंग के ऊपर हो, ना कि रटने के ऊपर, वो सीखने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए। उसके बाद जो मिडिल स्टेज है जिसको हम ग्रेड 6 to 8 बोल रहे हैं, जिसको आप मिडिल स्टेज भी बोलते हैं, जैसे आप मिडिल स्कूल देखते हैं। तो फॉर द स्टूडेंट इन द एज ग्रुप ऑफ 11 to 14 ईयर्स के जो एज ग्रुप के जो स्टूडेंट होंगे उनको जो है क्या होगा, वो 6 to 8 वाले मिडिल स्टेज में डाला जाएगा। और सबसे लास्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9 to 12, 9, 10, 11, 12। अब इनको जो है एक ही ग्रुप में डाल दिया गया है और इसको जो है सेकेंडरी स्टेज बोला गया है। तो इस सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा कि जो बच्चे 9 to 12 मतलब 9, 10, 11 और 12 इन क्लासेज की पढ़ाई जो है बच्चे इस स्टेज में करेंगे। और ये जो स्टूडेंट का ग्रुप होगा वो 14 to 18 ईयर्स तक होगा, मतलब 18 ईयर्स तक आप लगभग जो है अपनी 12th का एग्जाम जो है पास कर चुके होंगे। तो ये जो है 5+3+3+4 जो है स्ट्रक्चर ये है पूरा। अब यहाँ पे जो है लर्निंग प्लान की भी बात की गई है। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके जो की फीचर्स की बात भी की गई है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी तक जो हम गवर्नमेंट जो जीडीपी का जो एक्सपेंस कर रही है एजुकेशन पर वो है 1.7%, लेकिन गवर्नमेंट उसको बढ़ा के जो है जीडीपी का 6% करने जा रही है। मतलब अभी जो है समझ सकते हैं डायरेक्टली 4 गुना, लगभग 4 गुना जो है इसको गवर्नमेंट बढ़ाएगी अपने एक्सपेंडिचर को। जीडीपी के जो जीडीपी का है वो 6% तक एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। और ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाएगा। अगर हम देखें अगर इंडिया जैसे कंट्री में 6% अगर हम सिर्फ एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो उसका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू बी रीनेम एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो हम पहले जान चुके हैं। और उसका सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट टू डेवलप डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज। और यहाँ पर जो है लगभग 8 टेक्नोलॉजी यूनिट की जो है स्थापना करने की बात की है, जो क्या करेगी डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज की जो है व्यवस्था करेगी। उसके बाद स्कूल एजुकेशन में क्या किया गया, 3 to क्लास 10 तक का जो एज होगा उसको यूनिवर्सलाइज कर दिया जाएगा 2030 तक। और यहाँ पर जो मिशन टू इंश्योर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल, मतलब जो हमारे इंडिया में जो लिटरेसी है उस लिटरेसी को जो 2025 तक मतलब अगले 5 सालों में जो है बढ़ाने की बात की गई है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की गई है कि मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 5 वेर एवर पॉसिबल। लाइक अगर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि अगर आप बिहार में पढ़ रहे हैं, बिहार में स्टूडेंट तो बिहार में मेनली हिंदी बोली जाती है, यूपी और बिहार में मेनली हिंदी बोली जाती है। तो आपको बिहार या यूपी में अगर पढ़ रहे तो यहाँ पे आपको आपके क्लास 5 तक जो है हिंदी पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब ये मस्ट है। अगर आप है बिहार में या यूपी में तो आपको हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप
कर्नाटका है, तमिलनाडु है, तो उस साइड जो भी लैंग्वेज है, मान लेते हैं अगर तमिलनाडु में तेलुगु चलता है, कर्नाटका में कन्नड़ चलती है, तो आपको वो लैंग्वेज मदर टंग आपका जो कुछ भी है मदर टंग उसको आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसमें रख किया गया है। और एक और चीज़ की दो न्यू करिकुलम टू इंक्लूड 21st सेंचुरी स्किल लाइक कोडिंग एंड वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6। और एक बहुत ही बड़ी बात इसमें की गई कि जो क्लास 6 के स्टूडेंट होंगे उनको जो है क्लास 6 से जो है कोडिंग और वोकेशनल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। और कोडिंग इसलिए क्योंकि कोडिंग से जो है क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, जिसकी बात हमने पीछे की थी कि जो न्यू करिकुलम में क्रिटिकल थिंकिंग को रखा गया है और इसमें जो है कोडिंग को इंक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोडिंग अगर बच्चे करते हैं तो उनसे जो है उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी मैथमेटिकल स्किल जो है बढ़ती है। और बोर्ड एग्जाम को बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया गया है। वहीं पे बात करें हायर एजुकेशन की, तो न्यू अम्ब्रेला रेगुलेशन फॉर ऑल हायर एजुकेशन एक्सेप्ट मिलिट्री और लीगल कोर्स है। लीगल कोर्स मतलब जो LLB है उसके लिए, और जो मेडिकल MBBS है उसके लिए। अब जो ईजीआर एग्जाम की हम बात करें तो ईजीआर एग्जाम में क्या है कि क्लास 10 और 12 के जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसको बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो इजी करके क्या किया जाएगा, जो फोकस होगा जो गवर्नमेंट का जो भी बोर्ड होंगे, टेस्ट कोर कॉम्पिटेंसी, बच्चों का जो कोर कॉम्पिटेंसी को चेक करना है, ना कि जो मिसमराइज फैक्ट। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि बच्चों को जो है रट्टा मार के अब एग्जाम नहीं देने की जरूरत होगी, बच्चों को जो है उनकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है उसके हिसाब से उनको मार्कशीट मार्क किया जाएगा। और जो मार्कशीट है, जो रिपोर्ट कार्ड होती है, रिपोर्ट कार्ड का भी जो है जो प्रारूप है उस प्रारूप को चेंज किया जाएगा। और वहाँ पे मेनली जो है बच्चों के जो इंटरेस्ट है, उनकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है, उस चीज़ के ऊपर उनके मार्क्स दिए जाएंगे। और एक चीज़ और बात कीजिए कि फ्यूचर में जो है रीडिजाइन कुड इंक्लूड मॉड्यूलर और सेमेस्टर वाइज बोर्ड एग्जाम। इसकी बात की गई कि फ्यूचर में क्या हो सकता है कि हम जो है 9 to 12 के जो स्टूडेंट है उनको, उनके लिए जो है हम सेमेस्टर वाइज बोर्ड एग्जाम कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जो यूजी में या पीजी में जो कोर्सेज होते हैं वहाँ पे सेमेस्टर वाइज 6-6 महीने पे एग्जाम होता है। तो यहाँ पे जो है जो 9 to 12 के स्टूडेंट है उनको भी 6-6 महीने पे एग्जाम लेंगे और उसी एग्जाम के बेस पे हम उनके रिजल्ट को डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए क्या है, हमने तो यूजी तक की बात करें। तो हायर एजुकेशन के जो एग्जाम्स है, जो एजुकेशन सिस्टम है उसको टायर 1, टायर 2 और टायर 3 में बांटा गया है। अभी तीनों टायर में है क्या, तो टायर 2 इंक्लूड रिसर्च यूनिवर्सिटीज फोकसिंग इक्वली ऑन रिसर्च एंड टीचिंग। तो टायर 1 में उन इंस्टीट्यूट को रखा गया है या यूनिवर्सिटीज को रखा गया है जो मेनली रिसर्च पे, रिसर्च में क्या होता है कि हमारी सोचने की और चीज़ों को जानने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और हम बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च में क्या होता है कि हमें किसी भी चीज़ को डीपली जाके उसको अध्ययन करना होता है। तो इसके लिए रिसर्च और टीचिंग पे जो यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज फोकस कर रहे हैं उनको टायर 1 में रखा गया है। टायर 2 में जो है टीचिंग यूनिवर्सिटी फोकसिंग प्राइमरली ऑन टीचिंग, और ऐसी यूनिवर्सिटी को जो सिर्फ टीचिंग पे फोकस करें उनको टायर 2 में रखा गया है। टायर 3 इंक्लूड्स कॉलेज फोकसिंग ओनली ऑन टीचिंग एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। अब टायर 3 में जो उन कॉलेजेस के या यूनिवर्सिटी को रखा गया है जो सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेवल तक को जो है टीचिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ग्रेजुअली मूव टुवर्ड फुल एटोनॉमी, एकेडमिक एटोनॉमी होगी, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एटोनॉमी होगी और फाइनेंशियल एटोनॉमी होगी। यहाँ पे क्या है कि सरकार का कहना है कि लगभग इंडिया में जो है 45,000 करोड़, सॉरी 45,000 जो है इंस्टीट्यूट जो है इंडिया में अभी एक्टिव है और जिनको मतलब एफिलिएशन मिला हुआ है। तो इन 45,000 को जो है मतलब कम करके जो है बहुत ही कम करना है और इनको जो है फुल ऑटोनॉमी दें, या तो वो जो खुद से ऑटोनॉमी हो जाए या वो किसी इंस्टीट्यूट से जो है एफिलिएटेड हो जाए, किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो जाए। तो इस 45,000 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको, इनके नंबर को कम करना है। तो इसके लिए भी सरकार काम कर रही है और ये 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हम इसको कम कर लेंगे। उसके बाद रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देना है। बार बार मैं रिसर्च के बारे में बात करूँ और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें भी बार बार रिसर्च के बारे में बात कीजिए कि रिसर्च कल्चर को जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो है रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देना है। मतलब स्टूडेंट को फोकस करना है मेनली उनके रिसर्च के ऊपर कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर, अगर आपने एग्जाम्पल के लिए आप क्या कर रहे हैं कि आप अगर 12th में आपने यूजी में आप है, तो यूजी में क्या किया आपने, कोई टॉपिक लिया तो उस टॉपिक के ऊपर आपको रिसर्च करना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़े तो उसके ऊपर आपको रिसर्च करना है। तो ऐसे जो है रिसर्च कल्चर के ऊपर यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है एक नेशनल स्कॉलरशिप फंड की भी व्यवस्था की बात की गई है। और ये क्या करेगा, जो फाइनेंशियल सपोर्ट स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन, जो भी SC ST या OBC के जो स्टूडेंट है जिसकी बात हमने पीछे की थी, तो उनके लिए जो है नेशनल स्कॉलरशिप फंड की व्यवस्था की गई है और उन्हें ये जो है उन्हें हायर एजुकेशन के लिए जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी।
अब यहाँ पे क्या गया है, थोड़ा सा जो है एक होलिस्टिक किया गया है कि जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन होगा वो जो है मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है कि आप जो अभी तक देख रहे हैं कि जो साइंस है, आर्ट्स है या कॉमर्स का जो कॉम्बिनेशन है, इस चीज़ को हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे हटाने का मतलब क्या है कि अगर एक स्टूडेंट चाह रहा है तो वो केमिस्ट्री के साथ जो है हिस्ट्री की भी पढ़ाई कर सकता है, वो केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी यूज कर सकता है। उसी तरह एक जो एक स्टूडेंट जिसको अकाउंटेंसी पढ़नी है, अगर उसको अकाउंट अगर उसको अकाउंटेंसी पढ़नी है तो वो अकाउंट के साथ जो है बायो भी पढ़ सकता है। वो दो चीज़ें एक साथ मतलब पढ़ सकता है। तो यहाँ पे जो पहले हम देखते थे कि आपको साइंस में एडमिशन लेना है, कॉमर्स में एडमिशन लेना है या किसी दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, तो उसको हटा के जो है क्या क्या कर दिया गया कि मल्टी डिसिप्लिनरी कर दिया गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे पिछले बात की थी, रिसर्च डिग्री सेट टू बिकम द नॉर्म, और आपको रिसर्च करना ही करना है, क्योंकि अगर बिना रिसर्च के जो है आपको ये डिग्री नहीं मिलने वाली। तो रिसर्च डिग्री सेट टू बिकम द नॉर्म। उसके बाद द कॉलेज एप्लीकेशन सिस्टम इज बिंग पास फेज आउट, जो कॉलेज का जो एप्लीकेशन सिस्टम है उसको भी अब फेज आउट कर दिया जाएगा ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर, अगले 15 सालों में। मतलब हम 2020 में है तो 2035 तक जो है कॉलेज का जो 2035 तक जो कॉलेज का जो एप्लीकेशन सिस्टम है उसको हटा दिया जाएगा। और क्या हो इस ये इसके पीछे रीजन क्या है कि एवरी कॉलेज डेवलप्ड इनटू आइदर एन एटोनोमस एटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट और कंस्टिट्यूट कॉलेज ऑफ ए यूनिवर्सिटी। तो ये तो या तो ये डायरेक्टली अपने खुद से डिग्री दे, या किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से जो है ये कॉलेज जो है एफिलिएट होके और फिर वो डिग्री दे। तो ये चीज़ की बात यहाँ पे की गई है। सॉरी यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम आ गई है, चलिए इस पे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे जो एक इशू की बात हो रही है कि इशू जो है लैंग्वेज इशू कॉज द मोस्ट आउटरेज एट द टाइम एज द ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉल्ड फॉर मैंडेटरी टीचिंग ऑफ हिंदी टू ऑल स्टूडेंट, ऑल स्कूल स्टूडेंट। जो ओरिजिनली जो ड्राफ्ट की हमने बात की थी जो पिछले साल 2019 में आई थी, तो उस ड्राफ्ट में एक बात की गई थी कि जो हिंदी है, हिंदी को जो जितने भी इंडिया में पढ़ने वाले जितने भी स्कूल स्टूडेंट हैं उन सबको हिंदी पढ़ाया जाए। और इसके ऊपर जो है दक्षिण भारतीय राज्यों में जो है बहुत ही ज़्यादा तनाव उस समय हुआ था, और बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन भी हुए थे उस समय कि डोंट इम्पोज हिंदी ऑन अस। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर जो है हिंदी को इम्पोज मत कीजिए, हमें जो है अपना हमारी जो मातृभाषा है, लाइक हमारी जो भाषा है अ, कन्नड़ है, तेलुगु है, जो भी है, तमिल है, तो हमें वही पढ़ने दीजिए और हमें हिंदी का इम्पोज मत कीजिए। तो इसके ऊपर बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुई थी, और इस कंट्रोवर्सी का होने के बाद क्या हुआ था कि इस क्लॉज को जो है ड्रॉप कर दिया गया था। जो फाइनल पॉलिसी जो अभी आई है इसमें इसको हटा दिया गया है, और वहाँ पे देयर विल बी ए ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन द थ्री लैंग्वेज फार्मूला। और वहाँ पे जो है थ्री लैंग्वेज फार्मूला जो पहले से चला आ रहा है उसी को जो है अपनाया गया है। एंड नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज ऑन एनी स्टेट, और किसी भी स्टेट के ऊपर जो है किसी लैंग्वेज को इम्पोज नहीं किया जाएगा। इन द ड्राफ्ट पॉलिसी देयर इज नो मेंशन ऑफ द हाउ द स्टेट रेगुलेटरी बॉडी विल रेगुलेट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। यहाँ पे जो है केंद्र की तो बात की गई, लेकिन स्टेट जो रेगुलेटरी बॉडीज है इनके बारे में बात ये नहीं की गई कि वो कैसे जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को कैसे जो है रेगुलेट करेगी। इस ड्राफ्ट में इसका कोई मेंशन नहीं किया गया है। और उसके बाद एक और इशू की बात की गई है, देयर इज नो इनफ कैपेसिटी इन द कंट्री टू प्रोवाइड फॉर टीचर्स एजुकेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो 2030 तक किया गया है कि बीएड का कोर्स आपके लिए होना चाहिए, लेकिन बीएड की कोर्स कराने के लिए जो व्यवस्था है अभी हमारे कंट्री में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम जितने भी टीचर्स हैं उन सबको बीएड का कोर्सेज करा सकें। और लाइक जैसे अभी बहुत सारे अब किसी टीचर की एज जो है 50 ईयर्स हो चुके हैं, और 10 साल बाद, अभी जैसे 10 साल के बाद की बात करो 60 ईयर्स हो गई, तो उस समय मे बी वो रिटायर हो सकते हैं। लेकिन प्राइवेट में जो टीचर होते हैं वो बहुत एज तक, वो 70-80 75-80 तक भी पढ़ाते हैं। तो अभी जो इंसान है वो, अब वो फिर से अगर उसको बीएड करना हो तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। जो 50 साल का इंसान है, जो 60 साल का इंसान है अभी, और वो अगले 10 साल में अगर पढ़ाता भी है तो उसके लिए ये मुश्किल है थोड़ा सा। और किसी भी टीचर के लिए, आप अगर 20 साल का ही कोई टीचर है, आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए, अगर 20 साल का ही कोई टीचर है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो 4 साल जाके अपने कॉलेज में जाके वो गुजारे और 4 साल का बीएड का कोर्स करे। तो ये जो है हमारे पास इतनी कैपेसिटी अभी है नहीं इस चीज़ के लिए, और इस पर जो है सरकार को काम करना होगा। और एक चीज़ और कि यहाँ पे एमएड को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, यहाँ पे जो है बीएड के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस किया गया है। अब हमने जिसकी बात की थी कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या था, तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला जो है के लिए हमें जाना होगा पीछे। एक कोठारी कमीशन बनाया गया था 1964 में एजुकेशन के लिए, और इन्होंने जो है थ्री लैंग्वेज फार्मूला की जो है वकालत की थी। और वहाँ यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बोला था कि नॉर्थ शुड स्टडी वन लैंग्वेज फ्रॉम द साउथ, कि नॉर्थ इंडिया के जो स्टूडेंट है उन्हें जो है साउथ इंडिया का एक लैंग्वेज जरूर पढ़ना चाहिए। और जो और वॉइस पर से इन्होंने बोला कि स्टूडेंट फ्रॉम साउथर्न स्टेट शुड लर्न
द नॉर्थन लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी। उन्हें जो है हिंदी के साथ भी एक लैंग्वेज पढ़ना होगा। तो इसी को जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला बोला गया था और 1968 में इसको जो है इस फार्मूले को जो है लागू भी कर दिया गया था। और यहाँ पे क्या था कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट शुड लर्न ए मॉडर्न हिंदी इंडियन लैंग्वेज, मतलब जितने भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट है उन्हें जो एक इंडियन लैंग्वेज को जो है अडेप्ट करना हो, किसी भी एक इंडियन लैंग्वेज। तो मान लीजिए अगर आप हिंदी है, लाइक अगर आप असम में है तो असम में अगर आप असमी के साथ एक हिंदी हो सकते हैं, या हिंदी लैंग्वेज स्टेट की बात करें जैसे बिहार है, तो बिहार में आप चाहे तो बिहार के में हिंदी चल रहा है, बिहार यूपी में, तो हिंदी के अलावा आप उड़िया, असमी, कन्नड़, तमिल, कोई भी जो भाषा है वो आपको सीखना चाहिए। और ये अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ पे बोला गया था कि हिंदी इंग्लिश के अलावा इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट हिंदी अलॉन्ग विथ रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, मतलब बोला जाए कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है वहाँ पे हिंदी इंग्लिश के अलावा जो है एक तीसरा लैंग्वेज होना चाहिए। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो वहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज है, जो भी उनका रीजनल लैंग्वेज है, और वहाँ पे इंग्लिश के साथ हिंदी उनको मस्ट मतलब पढ़ना चाहिए। तो ये जो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था। तो सरकार ने बोला कि हम इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे है जो ए बिट टू रैम्प अप डिजिटल लर्निंग, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF वुड बी क्रिएटेड। अब जो है डिजिटल लर्निंग को जो है जंप देने के लिए, मतलब इसको बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना भी की जाएगी। और जो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी है अमित खरे, उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में जानेंगे। ई कोर्स विल बी डेवलप्ड इन द 8 रीजनल लैंग्वेज, जिसकी बात मैंने की थी कि जो ई कोर्स होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज होंगे, वो जो है 8 रीजनल लैंग्वेज में जो है डेवलप किए जाएंगे एक टीम के द्वारा। और ये वर्चुअल लैब्स विल बी ऑल्सो डेवलप्ड, और वर्चुअल लैब्स की भी व्यवस्था की जाएगी। तो ये जो है सरकार का जो है मेनली जो है टेक्नोलॉजी एजुकेशन की तरफ भी, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ भी सरकार का ध्यान जो है गया है इसमें। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक नए एजुकेशन पॉलिसी जो 34 साल बाद आई है। और ये जो समय की डिमांड के समय की जो भी ये डिमांड भी है कि 34 साल बाद हमारे देश में जो है एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी है वो 21st सेंचुरी के जो है अनुसार है, क्योंकि आप देख रहे हो कि हम जो कुछ बहुत जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसके कारण हमारे यहाँ बेरोजगारी भी बढ़ रही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि 12th के बाद हमें क्या करना है। हमें ग्रेजुएशन के बाद अगर हमने ग्रेजुएशन कर लिया तो ग्रेजुएशन के बाद जो है हमें आगे क्या करना है। हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, बहुत आप देखोगे नॉर्थ इंडियन स्टेट में ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, हमें प्राइवेट जॉब में जाना है, मतलब हमें जॉब करनी है, या हमें क्या करना है पता ही नहीं होता है। तो अब इन सब चीज़ों को लेकर जो है इस एजुकेशन पॉलिसी में जो है फोकस किया गया है। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कीप लर्निंग। तब तक के लिए धन्यवाद।